नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सबके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो असल में कहां से आता है? आज हम उद्योग की इसी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। देखिए, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। तो कच्चे माल से लेकर हमारे हाथों तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट तक की ये जो पूरी यात्रा है ना, चलिए आज इसे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले उद्योग है क्या, फिर इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब इनके अलग अलग प्रकार क्या हैं, और हाँ, ये भी समझेंगे कि कोई फैक्ट्री किसी खास जगह पर ही क्यों लगती है। इसके बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज देखेंगे, जैसे लोहा इस्पात और कपड़ा उद्योग, और आखिर में इंडस्ट्रियल सेफ्टी जैसे जरूरी मुद्दे पर भी बात होगी। ये पूरा रोड मैप समझने में और एग्जाम में स्कोर करने में दोनों में मदद करेगा। अच्छा, जिस नोटबुक पर हम सब अपने नोट्स लिखते हैं, कभी उसकी कहानी के बारे में सोचा है? इसकी यात्रा पता है कहां से शुरू होती है? जंगल के एक पेड़ से। उस पेड़ को मशीनों से लुगदी में बदला जाता है, फिर उससे कागज बनता है और तब जाकर हमारी नोटबुक तैयार होती है। बस यही पूरी प्रक्रिया, यही पूरा प्रोसेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, मतलब औद्योगिक गतिविधि का दिल है। तो सवाल यह है कि कच्चे माल को, जैसे उस पेड़ की लकड़ी को, एक कीमती प्रोडक्ट मतलब एक नोटबुक में बदलने का ये जो पूरा वैल्यू एडिंग प्रोसेस है, इसे कहते क्या है? ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है और इसका एक खास नाम है। इसे ही कहते हैं विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जहां कच्चे माल को और ज्यादा यूजफुल बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। और हां, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि ये एक सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब अगर खेती करना प्राइमरी एक्टिविटी है, तो उस फसल से मान लीजिए चिप्स बनाना वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है ये तो समझ आ गया। अब जरा इसमें और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं उद्योगों के क्लासिफिकेशन को। प्रीलिम्स एग्जाम्स में अक्सर इस सेक्शन से सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। एक ही जगह पर उद्योगों का पूरा क्लासिफिकेशन सिमट गया है। कच्चे माल के आधार पर, साइज के आधार पर और ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों को कैसे बांटा जाता है, सब यहां क्लियर है। जरा सोचिए, एक छोटी सी टोकरी बनाने की दुकान और एक बहुत बड़ी कार फैक्ट्री है, तो दोनों उद्योग, लेकिन उनका साइज और ओनरशिप उन्हें कितना अलग बना देता है। रिवीजन के लिए ये स्लाइड एकदम परफेक्ट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो हो गया, पर कभी सोचा है कि कुछ शहर स्टील के लिए ही क्यों जाने जाते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी के लिए? अगला बड़ा सवाल यही है, आखिर कोई इंडस्ट्री किसी खास जगह पर ही क्यों लगती है? चलिए इसके पीछे के क्यों और कहां को समझते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को ना एक सिस्टम की तरह समझिए। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आसान भाषा में कहें तो जो सामान लगाया, उस पर जो काम किया और जो आखिर में बनकर निकला। जैसे कपड़ा इंडस्ट्री में कपास हुआ इनपुट, उसकी कताई बुनाई हो गया प्रोसेस, और जो तैयार शर्ट निकली वो हो गया आउटपुट। बस यही सिस्टम हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाता है। तो ये हैं वो मेन फैक्टर्स जो तय करते हैं कि फैक्ट्री लगेगी कहाँ। कच्चा माल, लेबर, कैपिटल यानी पैसा, बिजली पानी, मार्केट और ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजें जहां आसानी से मिल जाती है ना, बस वहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी लिखी जाती है। मेंस में आंसर लिखते समय ये पॉइंट्स याद रखना बहुत काम आ सकता है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। हम बात करेंगे लोहा इस्पात और वस्त्र उद्योगों की, जिन्हें किसी भी मजबूत इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। चलिए अब भारत के स्टील शहर जमशेदपुर की बात करते हैं। इसके नक्शे को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि टाटा स्टील प्लांट 2 नदियों, सुवर्णरेखा और खरखई के संगम के बिल्कुल पास है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकची नाम की इस छोटी सी जगह को ही टिस्को की स्थापना के लिए क्यों चुना? इसके पीछे कई बड़े स्ट्रेटेजिक कारण छिपे थे। तो जवाब बहुत सीधा है, ये जगह कच्चे माल का खजाना थी। लोहा, कोयला, मैंगनीज सब कुछ आसपास ही था। सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों से पानी की कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, कोलकाता का बड़ा मार्केट और पोर्ट भी पास था, मतलब दुनिया से जुड़ने का रास्ता खुला हुआ था। ये एक परफेक्ट लोकेशन थी जहां सक्सेस लगभग तय थी। अब जरा कपड़ा इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं और 2 बड़े नामों की तुलना करते हैं, भारत का अहमदाबाद और जापान का ओसाका। दोनों को अपने अपने देश का मैनचेस्टर कहते हैं, पर मजे की बात देखिए,
जहां अहमदाबाद को अपने ही इलाके में उगने वाली कपास का फायदा मिलता है, वहीं ओसाका पूरी तरह इंपोर्टेड कपास पर निर्भर है। फिर भी दुनिया में इसका दबदबा है। इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि मजबूत ट्रांसपोर्ट और मार्केट तक पहुंच कभी-कभी कुदरती फायदों से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए अब पुराने कारखानों की दुनिया से निकलकर आज की डिजिटल दुनिया में आते हैं। बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री की। इसे सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा सेक्टर जो हमारे भविष्य को शेप दे रहा है। दुनिया के दो सबसे बड़े आईटी हब्स की तुलना देखिए, अमेरिका की सिलिकॉन वैली और भारत का बेंगलुरु। कमाल की बात यह है कि दोनों जगहों पर सक्सेस की रेसिपी लगभग एक जैसी ही है। स्किल्ड वर्कफोर्स, अच्छा माहौल और गवर्नमेंट का सपोर्ट। ये दिखाता है कि टैलेंट और इनोवेशन की कोई सरहद नहीं होती। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इस चमक-धमक वाली कहानी का एक अंधेरा पहलू भी है, और वो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का खतरा। ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। भोपाल का यूनियन कार्बाइड कारखाना आज ये खामोश है, लेकिन ये हमें इतिहास की सबसे दर्दनाक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज में से एक की याद दिलाता है। एक ऐसी रात जब हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। 3 दिसंबर 1984 की वो रात, जब यूनियन कार्बाइड के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 1989 तक 3,598 जानें चली गईं। ये भयानक हादसा हमें कड़वा सबक सिखाता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी नियमों को नजरअंदाज करने की कीमत इंसानी जान से चुकानी पड़ती है। तो सवाल यह है कि ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से कैसे रोका जाए? जवाब है तैयारी में। हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे रिहायशी इलाकों को इंडस्ट्रियल जोन से अलग रखना, वार्निंग और फायर फाइटिंग सिस्टम्स को बेहतर बनाना, जहरीले पदार्थों के स्टोरेज पर सख्त लिमिट लगाना और पोल्यूशन कंट्रोल के तरीकों को और बेहतर करना। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। ये सवाल हर डेवलपिंग नेशन के सामने है। एक तरफ है तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत, और दूसरी तरफ है इंसानों और पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? क्या विकास की कीमत हमेशा इंसानी जिंदगी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको और हमारे पॉलिसी मेकर्स को मिलकर खोजना होगा। कभी सोचा है हमारे चारों ओर की ये जो चीजें हैं, हमारा फोन, हमारी किताबें, ये सब आखिर आती कहाँ से हैं? अच्छा, आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं, मतलब उद्योगों की दुनिया के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी की समझ बढ़ाता है, बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो UPSC हो या कोई भी स्टेट PSC, उसके लिहाज से तो ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जरा सोचिए, जो नोटबुक हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बैग तक पहुंचती कैसे है? इसकी कहानी ना एक पेड़ से शुरू होती है। सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है, फिर उसकी लकड़ी से बनती है लुगदी, और फिर मशीनों के जरिए कागज तैयार होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप या मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जहां कच्चे माल को प्रोसेस करके एक ज्यादा कीमती चीज में बदल दिया जाता है। और पता है, कागज बनाने की यही जो प्रक्रिया है, यही हमें हमारे आज के मेन टॉपिक यानी उद्योग तक ले आती है। तो चलिए अब ठीक से समझते हैं कि आखिर ये शब्द उद्योग या इंडस्ट्री है क्या, और इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो उद्योग एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें या तो सामान बनाया जाता है, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग, या फिर जमीन से खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कोयला खनन। और हाँ, इसमें सेवाएं देना भी शामिल है, जैसे हमारा टूरिज्म उद्योग। ये सब उद्योग के ही अलग अलग रूप हैं। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि उद्योग क्या है, तो ये देखना भी जरूरी है कि इन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाता है। इनको अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। और हाँ, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो उद्योगों को हम मेनली 3 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहला है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के आधार पर, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग जो खेती पर आधारित है। दूसरा है आकार, मतलब साइज के आधार पर, जिसमें टोकरी बनाने जैसे छोटे पैमाने के उद्योग भी हैं और ऑटोमोबाइल बनाने जैसे बड़े पैमाने के उद्योग भी। और तीसरा है स्वामित्व यानी ओनरशिप के आधार पर, जैसे प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, पब्लिक सेक्टर में सेल, जॉइंट सेक्टर में मारुति उद्योग, और कॉर्पोरेटिव सेक्टर का तो सबसे बढ़िया उदाहरण है सुधा डेयरी। ये एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर कोई इंडस्ट्री किसी खास जगह पर ही क्यों लगाई जाती है।
क्यों कुछ खास जगहों पर ही उद्योग पनपते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत जरूरी फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये जो एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वो असल में किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। यहाँ फैक्ट्रियाँ, पावर प्लांट, ट्रांसपोर्ट सब कुछ एक साथ मिलकर काम करता है। तो चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स को बनाती हैं। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो क्या वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, फिर क्या काम करने के लिए लेबर है, पैसा, मार्केट, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और ज़मीन, ये सब भी चाहिए। खुद ही सोचिए, अगर एक कार फैक्ट्री ऐसी जगह हो जहाँ स्टील या टायर आसानी से ना मिले तो क्या वो चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स किसी भी इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए अब कुछ की इंडस्ट्रीज पर एक नज़र डालते हैं, मतलब वो बड़े बड़े उद्योग जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दिया है। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है। ये बात ना 100% सच है। इसे मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन कहा जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि हम रोजमर्रा में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो या तो सीधे लोहे या स्टील से बनी हैं या फिर उन मशीनों से बनी हैं जो खुद स्टील से बनती हैं। और ये स्टील बनता कैसे है, ये प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। इसमें कच्चे माल जैसे लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर को एक बड़ी सी भट्टी में डाला जाता है। वहां प्रगलन यानी स्मेल्टिंग होती है और पिघला हुआ लोहा मिलता है। फिर इसे शुद्ध करके और मजबूत बनाया जाता है और बस तैयार स्टील। यही स्टील फिर बड़े बड़े पुल, गाड़ियां और हमारे घर बनाने के काम आता है। और यहाँ आता है एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। साल था 1907। भारत की पहली आधुनिक लोहा इस्पात कंपनी टिस्को, जिसे हम टिस्को कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। जगह थी झारखंड का साकची, जिसे आज हम सब जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। अब जरा भारत के दो बड़े स्टील प्लांट्स की लोकेशन की स्ट्रेटेजी देखिए। जमशेदपुर में टिस्को को पानी मिलता है स्वर्णरेखा और खरकई नदियों से, कोयला आता है झरिया से और लौह अयस्क ओडिशा से। दूसरी तरफ बोकारो स्टील प्लांट को दामोदर नदी से पानी मिल जाता है और कोयला झरिया और बोकारो से। मतलब इन प्लांट्स को ऐसी जगहों पर बनाया गया जहां सारी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। अच्छा, अब लोहा इस्पात से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपड़ा उद्योग की। यहाँ भी एक ज़रूरी साल है 1854। इसी साल भारत में पहली सफल आधुनिक कपड़ा मिल मुंबई में लगाई गई। अब मुंबई ही क्यों? क्योंकि वहाँ की नम जलवायु धागा बनाने के लिए एकदम सही थी और पोर्ट होने की वजह से मशीनें मंगाना भी बहुत आसान था। और ये कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और जापान के ओसाका को जापान का मैनचेस्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों शहरों की कामयाबी के पीछे वजहें लगभग एक जैसी थीं, जैसे नदी का किनारा, नम जलवायु और स्किल्ड लेबर की मौजूदगी। इससे ये साफ पता चलता है कि ज्योग्राफी किसी इंडस्ट्री का भविष्य कैसे तय कर सकती है। अब बात करते हैं आज के दौर के सबसे बड़े उद्योग की, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी। और जब आईटी की बात हो तो बेंगलुरु का नाम सबसे पहले आता है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। बेंगलुरु की कहानी ये बताती है कि आज के दौर में इंडस्ट्री के लिए सिर्फ कच्चा माल ही नहीं, बल्कि स्किल लोग और एक अच्छा माहौल भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो लोहा इस्पात और कपड़ा उद्योग तो पुराने और स्थापित हो चुके हैं, पर अब कुछ नए उद्योग भी हैं जो बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। इन्हें एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, सनराइज इंडस्ट्रीज, मतलब उगते सूरज के उद्योग। तो सनराइज इंडस्ट्रीज आखिर हैं क्या? ये वो नए नए उद्योग हैं जिनमें भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करने की क्षमता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। टेक्नोलॉजी और हमारी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से ही ये इंडस्ट्रीज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। जैसे उगता हुआ सूरज एक नई सुबह और नई रोशनी लाता है, ठीक वैसे ही ये उद्योग हमारी इकोनॉमी में नए मौके और तरक्की लेकर आ रहे हैं। तो आज हमने उद्योगों की पूरी कहानी समझी, एक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का अगला बड़ा चैप्टर क्या होगा। भविष्य में ऐसी कौन सी नई इंडस्ट्री होगी जो हमारी दुनिया को ठीक वैसे ही बदल देगी जैसे कभी लोहा इस्पात या आईटी ने बदला था। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।